अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पीसी का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आदम जी का मैं सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए। अब पीसी का सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन ए में कर चुका हूँ। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 पहला सवाल है हमारे पास। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसे कह रहा है कि आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। सही है ना। तो दोनों मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन ये दिया हुआ है जिसे हमने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन। तो सवाल ये दिया हुआ है आपके पास x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस जेड। 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। और तीसरी इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा, आंसर दोनों से सेम आएगा, बस फर्क मेथड का है। तो पहले मैं इसे गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। मैं लिख रहा हूँ कि द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, इस तरह लिखेंगे हम इसे। ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में 2 है, थर्ड में भी 1 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है, दूसरी में -1 है, थर्ड में 1 है। फर्स्ट इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में भी z का 1 है, थर्ड में z का -1 है। और कांस्टेंट दिया हुआ है 8, 3 और 0। जब मैं ये मेथड यूज़ करूँगा ना तो ये डायगोनल में 1 1 1 आना चाहिए, यानी जो है ना हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स तो ये पूरा अगर मैं यूनिट बनाऊंगा तब यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। ये गॉस जॉर्डन मेथड में करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड में डायगोनल में 1 होना चाहिए और उसके नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो सारे 0 कर दें, तो ये एलिमेंट 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ ये 1 है, मौजूद है। अब हमने इन दोनों को 0 करना है। तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। इन रो नंबर 2 और 3 को 0 करना है विद रिस्पेक्ट टू रो नंबर 1। तो रो नंबर 2 में पहला एलिमेंट दिया हुआ है 2, तो हम रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और रो नंबर 2 से माइनस कर देंगे। और रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 है, 1 में से 1 लाके माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 8। ये सवाल आदम जी के पेपर में भी था, ऐसा तो नहीं था, थोड़ा सा चेंज था मैंने, लेकिन किया था इसी मेथड से। आ जाइए, रो नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। 2 2 ज़ा 4, यहाँ -1 है, -1 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा -5। 2 1 ज़ा 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1। 2 8 ज़ा 16, 3 में से 16 माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रो 2 से माइनस करना है, 3 में से 16 माइनस करेंगे -13। ख़त्म हो गया। रो नंबर 3 में रो नंबर 2 1 लाकर माइनस करना है। रो नंबर 3 में से रो नंबर 1, पहला एलिमेंट 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1। -1 में से 1 माइनस करेंगे -2। 0 में से 8 माइनस करेंगे -8। ये आ गया जी हमारे पास। इसे हम उतारते हैं वहाँ पे। ये दिया हमने 1 0 0, यह आ जाएगा 2 -5
और -1, और ये आ जाएगा 1 -1 -2, और ये आ गया 8 -13 -8। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ तो -5 दिया हुआ है, तो रो नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें -1/5 से। रो नंबर 2 को 1 ऐसी एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा, -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 1/5। ये हो जाएगा 13/5। ठीक है जी। अच्छा, ये एज इट इज आ जाएगा 0 -1 -2 -8। इसे 0 करना है इसके रेस्पेक्ट से, तो ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। इसमें ये लाकर ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ रो नंबर 2 में 2 को ऐड कर देंगे रो नंबर 3 में। रो नंबर 1 की कोई बात नहीं हो रही है, एज इट इज। रो नंबर 2 के रेस्पेक्ट हमने काम करना है, इसको भी एज इट इज उतार लें। तो 0 में हम रो नंबर 2 ऐड करेंगे 0, -1 में 1 ऐड करेंगे 0, -2 में ऐड करेंगे 1/5, 5 2 ज़ा 10 +1 -9/5। और जो है ना -8 में ऐड करेंगे 13/5, 5 8 ज़ा 40, 40 में से 13 निकाल देंगे, आ जाएगा 27/5 माइनस का 27/5। ठीक है जी, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ 1 लाना है, तो यहाँ 1 लाने के लिए ये रो नंबर 3 है, मैं रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ -5/9 से, आ जाइए। ये 1, ये 2, ये 1, ये 8, ये सेकंड भी ऐसा ही रहेगा, रो नंबर 2 भी 13/5 0 0, क्योंकि 9/5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 0, और 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9/5 को, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बच गया। -27/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/9 से, माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 3 बच गया। सॉल्व हो गया, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। कह रहा हमें कि फाइंड जो है ना सॉल्व का मतलब एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। पहला कोफिशिएंट एक्स का था, एक्स कोफिशिएंट दिया हुआ है 1 प्लस वाई कोफिशिएंट दिया हुआ है 2 प्लस जेड कोफिशिएंट दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन, एक्स कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0 प्लस वाई कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1 प्लस जेड कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1/5 इज इक्वल टू 13/5। अच्छा जी, एक्स कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0, वाई कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0, जेड कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। इसे हम इक्वेशन 1 दे दें। दूसरी इक्वेशन बनी, ये तो 0 हो गया, y प्लस 1/5 इंटू जेड इज इक्वल टू 13/5, इसे हम दे दें 2। थर्ड में z की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। इस z की वैल्यू को पुट कर देंगे 2 में, पुट z इन इक्वेशन नंबर 2, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई 3। ये हो जाएगा 3/5 13/5, ये हो जाएगा 13/5 माइनस 3/5, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 5, 13 माइनस 3 बच गया 10/5। इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई 2। अब z की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर दें, सॉरी x की, पुट y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है, x प्लस 2, y की वैल्यू आ गई 2 प्लस z
z की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 8, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 1, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। ये आंसर हो गया हमारे पास। हमें कह रहा था सॉल्व करने के लिए, हो सकता है मैं सामने आ गया हूँ। देखिए ये तो x 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, z को 1 से मल्टीप्लाई किया z, इसी तरह x 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 ख़त्म हो गया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y, और z को 1/5 से मल्टीप्लाई किया 1/5 z इक्वल टू 13/5, और यहाँ z की वैल्यू 3 आ गई। इस z की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई 2, इस y और z की वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दिया मैंने, x की वैल्यू आ गई 1, सॉल्व हो गया। इसी सवाल को हम करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से, इतना इसी तरह लिखेंगे हम। सही है ना, एक ही सवाल है इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ। यही लिखेंगे। अब हमने कंप्लीट यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, 1 1 1, ये सारा भी ज़ीरो और ये सारा भी ज़ीरो, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो पहले के लिए वही काम करेंगे, रो नंबर विद रेस्पेक्ट टू रो 1 हम इन दोनों को ज़ीरो करेंगे, रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, रो नंबर 2 से माइनस कर देंगे, और रो नंबर 1 को माइनस करेंगे रो नंबर 3 से। आइए करते हैं। रो नंबर 1 फिक्स्ड है, 1 2 1 और 8, ये भी नहीं मिटाना चाहिए था, एज इट इज़ रखना चाहिए था, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 16, इसमें से माइनस करना है -13, इसमें से अब इसको माइनस करना है, 1 में से 1 0, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, -1 में से 1 माइनस करेंगे -2, 0 में से 8 माइनस करेंगे -8। ठीक है, अब मुझे यहाँ 1 लाना है, तो मैं रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा -1/5 से, रो नंबर 1 एज इट इज 1 2 1 8, रो नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1/5 से, अभी किया था 0, ये 1, ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 13/5, और ये आ गया 0 -1 -2 और -8। ठीक है जी, आ जाइए। अब इसके रेस्पेक्ट से इसे भी ज़ीरो करना है और इसे भी ज़ीरो करना है, रो नंबर 2 के रेस्पेक्ट से। तो मैं रो नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, रो नंबर 1 से माइनस कर दूँगा, और रो नंबर 2 को ऐड कर दूँगा रो नंबर 3 मिलाकर, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, 0 हो जाएगा। आइए करते हैं। रो नंबर 2 फिक्स्ड है, 0 1 1/5 13/5, ये पहला ऑपरेशन है। रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और इसमें लेगा R1 से माइनस करना है, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से 2, और इसमें से माइनस करना है 2 - 2 0, माइनस का 2 आ जाएगा ना, माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसमें से जाके माइनस किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/5, और 1 में से माइनस करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 में से 2 निकालेंगे 3/5। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसे, ये हो जाएगा 26/5, ये आ गया ना। रो नंबर 1 से माइनस करना है, 8 - 26/5, 5 8 ज़ा 40, 14/5 लिखते हैं, 14/5। रो नंबर 2 को लाकर ऐड करना है रो नंबर 3 में, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 में -1 ऐड करेंगे 0, -2 में ऐड करेंगे 1/5, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 निकालेंगे बच जाएगा -9/5। सही है,
तो R3 में ये ऐड करेंगे, -8 में ऐड करेंगे 13/5, 40, 27/5, ये आ गया 27/5, 27 है ये। अब इसे 1 करना है तो वही हम मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को, किससे, -5/9 से। तो R1 R2 एज इट इज़ उतरेगा 1 0 3/5, 14/5, 0 1, सही है ना, 1/5 और 13/5। इसको मल्टीप्लाई करना है -5/9 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, -27/5 को मल्टीप्लाई करना है -5/9 से, माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, ये आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट से इन दोनों को 0 करना, सही है ना, इसके रेस्पेक्ट से हमने 0 करना है। ये यहाँ मैं उतार लूँ 1 0 0 0 1 0, ये आ गया 3/5 1/5 1, और ये आ गया 14/5, ये आ गया 13/5, और ये आ गया 3। इसके रेस्पेक्ट से इन दोनों को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से और R2 में से माइनस कर देंगे। R3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से और R1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, आइए R3 फिक्स्ड है, R2 और R1 चेंज हुआ। R3 ये है 0 0 1 3। आइए करते हैं, R3 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, R1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करेंगे 0, 1 आ जाएगा। R3/5 से मल्टीप्लाई करना है 0, R1 में से माइनस करना है 0, में से 0 माइनस करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, ये भी 3/5 में माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 9/5, और R1 में से माइनस करना है, R1 दिया हुआ है 14/5, LCM 5, 14 माइनस 9 5/5, 1 आ जाएगा। इसका काम ख़त्म हो गया। अब R3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1/5 से, और R2 में से माइनस करना है। मल्टीप्लाई कीजिए 1/5 से 0, इसमें से माइनस करेंगे 0, मल्टीप्लाई कीजिए 1/5 से 0, इसमें से माइनस करेंगे 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से और इसमें से माइनस करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, 3/5 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 13 माइनस 3 10/5 2 आ जाएगा। सॉल्व हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया गॉस जॉर्डन मेथड में। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेथड नहीं लिखा, ये गॉस जॉर्डन मेथड है। सही है ना, इससे पहले वाला गॉस एलिमिनेशन मेथड था, अब जॉर्डन मेथड से कर रहा हूँ। जॉर्डन मेथड में ये सारा 1 1 1 यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए कंप्लीट। अब वैल्यू निकालें, x कोएफिशिएंट 1 है, y कोएफिशिएंट 0 है, z कोएफिशिएंट 0 है इक्वल टू 1, x कोएफिशिएंट 0 है, y कोएफिशिएंट 1 है, z कोएफिशिएंट 0 है 2, x कोएफिशिएंट 0 है, y कोएफिशिएंट 0 है, z कोएफिशिएंट 1 है इज इक्वल टू 3। ये आ गया 1, x 1 से मल्टीप्लाई, ये 0 इक्वल टू 1, ये 0 y, ये भी 0 हो गया इक्वल टू 2, ये भी 0 z इक्वल टू 3। यही आंसर वहाँ भी आया था। तो ये दोनों मेथड हो गया। अच्छा, ये दोनों में से किसी एक मेथड से वो क्वेश्चन देंगे आपको बुक में, या तो जॉर्डन से देंगे या एलिमिनेशन से देंगे। एलिमिनेशन में हाफ पोर्शन जो है ना, वो डायगोनल के नीचे वाली टर्म को 0 करना होता है, और जॉर्डन में जो है ना हमें दोनों पूरा कंप्लीट यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, 3 में दोनों मेथड था, गॉस एलिमिनेशन भी था, गॉस जॉर्डन भी था। और एग्जाम में कोई एक आएगा, या तो जॉर्डन आएगा या एलिमिनेशन आएगा। लास्ट ईयर उन्होंने जॉर्डन दिया था, इस वक्त इस साल के लिए चांसेस ज़्यादा आपके पास एलिमिनेशन के हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा कि A, B एंड C आर द पॉइंट्स
ये मॉडल पेपर में भी सवाल है, ये जो है ना आदम जी वाले में भी सवाल था, ये क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन जो है ना आदम जी वालों ने भी दिया है, मॉडल पेपर में भी है, प्रैक्टिकल सेंटर में भी है, तो ज़रा इंपॉर्टेंट है ये। ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स। ए बी सी के पॉइंट्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड सी के पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास 2a माइनस बी रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि डी डिवाइड्स बी डी इन रेशो 4 और 1। फोर और 1। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। हमें निकालने के लिए कह रहा है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। मैंने गलत लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि रेस्पेक्टिवली डी डिवाइड द पॉइंट, डी डिवाइड बी डी, डी डिवाइड कर रहा बी डी को। एक मिनट सवाल लिखना है, डी डिवाइड्स बी डी इन रेशो 4 और 1, सही है ना। एंड आगे लिखा 4 डिवाइड डी डिवाइड ए सी, गलत लिखा है मैंने, डी डिवाइड ए सी, डी डिवाइड कर रहा है ए सी को इन रेशो 2 एंड 3 एंड ई डिवाइड E divides BD, E divides BD in ratio 4 और 1। कह रहा फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ E। E निकालना, ठीक है जी। हमारे पास दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए दिया हुआ है, ए इक्वल है स्मॉल ए के, बी इक्वल है स्मॉल बी के, सी इक्वल है 2a माइनस बी के। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने बता दिया कि डी डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, एच सी को इन रेशो 2 एंड 3। ई डिवाइड्स, यही पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालना है, बी डी को इन रेशो 4 और 1 के रेशो, सही है ना। सबसे पहले हम निकाल लें डी, लेट कर लेते हैं, लेट डी बी द पोजीशन वेक्टर of AC divide AC in ratio 2 and 3। तो रेशो को हम इस फॉर्म में लेंगे m और n, दिया हुआ है 2 और n, ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D निकालेंगे, फार्मूला ये हो जाएगा m ए सी को डिवाइड कर रहा ना, एम सी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ठीक है जी। एम दिया हुआ है हमारे पास 2 के इक्वल, वेक्टर सी दिया हुआ है हमारे पास 2a माइनस बी, एन दिया हुआ है हमारे पास 3 के इक्वल, और वेक्टर ए दिया हुआ है 1,
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4a, 2b 3a डिवाइडेड बाई 5, 4 में 3 ऐड कर देंगे 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया डी आपके पास। ठीक है, अब लेट कर लें, लेट ई बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर, जो निकालना है हमने। डिवाइडेड, किसको डिवाइड कर रहा है, बी डी को, सही है ना, इन रेशो 4 and 1, रेशो को हम दोबारा एम एन से रिप्रेजेंट कर लें 4 और 1, तो हम ई निकाल लें, ई इक्वल हो जाएगा हमारे पास जो है ना बी डी है, तो ये हो जाएगा एम डी प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये वहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, एम प्लस एन की वैल्यू जो है ना मैंने दोबारा ला के यहाँ पुट नहीं किया था, मॉडल पेपर में ये थोड़ी सी गलती थी, बहुत सारे बच्चों ने कहा भी, तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ बेटा गलती हो गई है, तो यहाँ मैं उसे करेक्ट करके लिख रहा हूँ। एम दिया हुआ है 4, वेक्टर डी आ गया 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 5 प्लस एन दिया हुआ है 1, वेक्टर बी दिया हुआ है बी के इक्वल, सही है ना, और ये डिवाइडेड बाई एम प्लस 1, 4 प्लस 1, ये मैं मिस कर गया था, तो अब मिस नहीं करूँगा, ई निकालना है। ये आ गया 4 इंटू 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 5 प्लस b, और ये डिवीजन में लिख दे रहा हूँ, 4 प्लस 1 है 5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 7a माइनस 2b प्लस 5b डिवाइडेड बाई 5, 4 7 ज़ा 28a, 4 2 ज़ा 8b प्लस 5b डिवाइडेड बाई 5, और ये डिवीजन में भी 5 चल रहा, 28a, 8 में से 5 निकाल देंगे 3b, ये 5 है, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 हो जाएगा, 28a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, यही निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है जी, सबसे पहले हमने डी निकाला, ये तो ए बी सी दिया हुआ है, डी के बारे में कह रहा था कि ये डिवाइड कर रहा ए सी को इन द रेशो, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकाला, क्योंकि ई डिवाइड कर रहा बी और डी को, तो मुझे डी चाहिए था, इसलिए जो ना ई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड डी, तो ये फार्मूला आया हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है इफ सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, सही है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के इक्वल है, और फिर आगे एक और कंडीशन दी हुई है, इस कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, उसने ये नहीं बताया कि सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का 2 टर्म का सम लेंगे या स्क्वायर वाले का जो है ना 2 टर्म का सम लेंगे, आपकी मर्जी, आप आज़ाद है। फाइंड द सीरीज, हमने सीरीज निकालनी है, आइए करते हैं, लेट कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर डॉट 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 बी द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, सम निकालने इसका, या तो S1 लिख दें या सम लिख दें, सम निकालने का ये फॉर्मूला है। फिर लेट कर लें, ए स्क्वायर आर पावर 4 डॉट 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 बी द स्क्वायर ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका सम निकालना, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, गिवन कंडीशन सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इक्वल है 1/2
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है जी, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये a डिवाइडेड बाई 1 - r, ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - r²। a डिवाइडेड बाई 1 - r 1/2, ये a स्क्वायर एज इट इज है, इसे एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 1/2 a डिवाइडेड बाई 1 + r। इन दोनों को यहाँ उठा के ले आए तो a इक्वल हो जाएगा 2 × 1 + r, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अब चाहे तो इसके तो दो टर्म का सम ले लें या इसके, ये आसान है, विदाउट स्क्वायर है, इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से कॉमन आ रहा है, बच जाएगा 1 + r। पुट कर दें a की वैल्यू यहाँ से उठा के 1 से, a की वैल्यू आ गई 2 × 1 + r, और ये पहले 1 + r है 9/2, इस 2 को यहाँ ले आए 4 हो जाएगा, 1 + r 2 टाइम है, स्क्वायर हो जाएगा। इसे ओपन कर लें, a² + 2ab + b² इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 4 + 8r + 4r², 9 को यहाँ ले आए माइनस का 9, ये हो जाएगा 4r² + 8r - 9 में से 5 4 निकालेंगे 5, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी मर्जी से क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें या मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। 4 5 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 होता है, 10 में से 2 निकालेंगे 8 बच जाएगा, ये हो गया 4r² + 10r - 2r - 5। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 और r, बच जाएगा 2r + 5। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा, बच जाएगा 2r + 5। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2r + 5, और ये बच जाएगा 2r - 1, तो 2r + 5 इक्वल टू 0। r की वैल्यू निकालेंगे -5, r की वैल्यू निकालेंगे -5/2। ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि r जो है ना ग्रेटर देन 1 है, -1 में चला गया ये, तो ये r की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। अब यहाँ आ जाइए, 2r - 1 इक्वल टू 0, 2r इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1/2, ये पॉसिबल है। r की वैल्यू आ गई, इस r की वैल्यू को 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट a 2 1 + 1/2 r की वैल्यू, एलसीएम ले लें 2 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 3, a की वैल्यू 3, सीरीज निकाल लें, a + ar + ar² प्लस डॉट 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 चलता चलेगा, a की वैल्यू 3 3, r की वैल्यू 1/2 3, r की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/4, और ये सीरीज चलती रहेगी। ये आंसर हुआ हमारे पास 5 में और करके एक और सवाल दिया हुआ, आइए देखते हैं उसे। 5 का और करके जो पार्ट दिया हुआ है वो है ये, इसमें कह रहा है कि देयर आर n एम्स बिटवीन 8 एंड 32 सच दैट द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ मीन दिया हुआ है 3:5, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब हमारे पास 8, n एम है इसके दरमियान, फर्स्ट एम, सेकंड एम, थर्ड एम, डॉट 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 चलता चला जाएगा n एम, और यहाँ लिखेंगे 32। n टर्म्स तो यही होगा, ये एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 8। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना n की वैल्यू हो जाएगी n+2, n की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 32, और n इक्वल हो जाएगा n+2 टर्म पे। तो थर्ड मीन पहले निकाल लूँ मैं, थर्ड मीन इक्वल होगा a + 3d के, a की वैल्यू दी हुई है 8, 3d। सेवेंथ मीन निकालो, a + 7d, a की वैल्यू 8 + 7d, गिवन कंडीशन ये दी हुई है।
रेशियो ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ मीन इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए की जगह 8 लिख दिया मैंने, 8 + 3d, 3 × 8 + 7d, ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 15d, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 21d। इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले आते हैं, 40 - 24, 21d - 15d, 40 में से निकाल देंगे 16 और 6 बचेगा डी, 10 में से सही है ना, 16d बच गया। डी की वैल्यू निकालेंगे, 16 / 6 सही है, इसे कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 8/3, डी आ गया हमारे पास। ए की वैल्यू पहली आई हुई है, हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो हम जनरल टर्म यूज़ कर लें, ए एन इक्वल हो जाएगा ए + n - 1 × डी। एन दिया हुआ है 32, ए 8, एन की जगह हम लिख देंगे n + 2 - 1, डी की वैल्यू आ गई 8/3, 8 + 2 में से 1 निकालेंगे 1, 8/3, इसे यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा n - 1 8/3 इक्वल टू 32 - 8, ये आ गया 8n - 1 / 3, से वहाँ ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ डिवाइड हो जाएगा, 8 × 3 = 24, n - 1 इक्वल टू 3 × 3 = 9, n इक्वल टू 9 + 1, n की वैल्यू आ गई 10। ये आंसर हो गया हमारे पास। n की वैल्यू निकालने के लिए वो कह रहा था हमारे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सही ना, जो वो कह रहा है कि नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 35 नंबर। ये मैंने फर्स्ट 35 नंबर का एक सैम्पल स्पेस बना दिया, इसमें से एक नंबर सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लें, कैपिटल है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35C1, एक नंबर सेलेक्ट किया जा रहा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 35C1, ये आ गया। कह रहा नंबर इज चूजन, एक नंबर चूज किया जाएगा। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जो है ना नंबर, जो वो नंबर सेलेक्ट होगा इज डिवाइजेबल बाय 8 और 9, यानी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 8 और 9 की। यहाँ और का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो जब दो सेट्स के दरमियान और का लफ्ज़ यूज़ हो तो हम उसके दरमियान जो है ना यूनियन इस्तेमाल करते हैं, और उस सूरत में प्रोबेबिलिटी के लिए सम प्रिंसिपल का रूल यूज़ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी के लिए सम प्रिंसिपल के दो रूल हैं, एक ये रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा रूल ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रूल उस सूरत में यूज़ होगा जब जो दो सेट हमें दिए हुए हैं जिनका हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो डिवाइजेबल है 8 और 9 से, उन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाए, यानी इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आए, तो हम ये सम प्रिंसिपल रूल यूज़ करेंगे। और अगर इंटरसेक्शन आने का मतलब हुआ ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग है, इन दोनों में जो है ना कुछ नंबर कॉमन है, और अगर दोनों सेट्स ओवरलैपिंग ना हो तो वो डिसजॉइंट कहलाएंगे। इसका मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा, तो हमें ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल करेंगे। आइए हम बनाते हैं कंडीशन, सही है ना। 8 और 9 हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट of getting a number divisible by 8। तो 8 से डिवाइज होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? पहला 8 हुआ, दूसरा 16 हुआ, तीसरा 24 हुआ, चौथा 32 हुआ। इसके बाद तो और भी नंबर है लेकिन इसको क्रॉस कर जाएगा, 35 से आगे चला जाएगा।
तो जो इवेंट है उसका आउटकम आ गया हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन 4, कैपिटल एन 35, ये इसी तरह रहेगा। अब लेट कर लेते हैं कि बी द इवेंट of getting a number divisible by 9। 9 से डिवाइजेबल है। 9 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? पहला 9 है, दूसरा 18 है, तीसरा 27 है, चौथा 36 हो जाएगा, लिहाजा 3 आएंगे। तो इवेंट का आउटकम आ गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें हम, तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 35, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। हमें तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 और 9। इसको हमने 8 को रिप्रेजेंट किया है ए से और 9 को रिप्रेजेंट किया है बी से। चूंकि दोनों के दरमियान और है, लिहाजा हम लिख देंगे ए यूनियन बी। और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा। इसमें 18, 16, 24 और 32 है, वहाँ 9, 18, 27 है, तो इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा, चूंकि ये डिसजॉइंट सेट है तो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 35, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 35। इसका एलसीएम लेंगे 35, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 35। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आंसर हुआ हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ है और करके, वो भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, आइए देखते हैं उसे भी। 6 और करके दिया हुआ है, ठीक है जी। और करके उसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो है ना द सम इज 10, द सम इज 6 और लेस। सही है ना। ये क्वेश्चन आदम जी के पेपर में भी दिया हुआ है। कह रहा पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो किया जा रहा है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने। सवाल ये है पेयर ऑफ डाई, डाई जो है ना वो छक्के को कहते हैं, लीडू जिससे खेलते हैं। अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाई थ्रो किया गया। इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट, उस पर जो दोनों नंबर नजर आ रहे हैं वो डिफरेंट है। इफ द टू नंबर्स आर अपेयरिंग आर डिफरेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 में कह रहा सम ऑफ 10, दोनों का सम 10 आ जाए। नंबर 2 कह रहा सम ऑफ 6 और लेस, 6 आ जाए या उससे लेस आ जाए। तो सबसे पहले जब दो डाई थ्रो किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक डाई के 6 रिजल्ट होते हैं, दो डाई थ्रो किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा हमारे पास 36। आपको सैंपल स्पेस बनाना होगा। सैंपल स्पेस किस तरह बनाना होगा आपको, वन 2 3 4 5 6, यहाँ भी बना लें 1 2 3 4 5 6। दो डाई थ्रो, एक डाई थ्रो किया ट्वाइस 2 टाइम, तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ये हो सकते हैं। हो सकता है पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पे 2, पहले पर 1 दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि उन्होंने जो है ना
दिया हुआ है हमारे पास आदम जी वालों ने भी 3 4 3 5 3 6। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6। इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इवेंट दिया हुआ है पहला सम ऑफ 10। लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10। दोनों का सम 10 है। ये जब तक बनाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ये देखिए सम ऑफ 10 के हमारे पास ये है सिर्फ 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं है। तो इवेंट का आउटकम हो गया हमारे पास 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लें। स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। 3 कैपिटल एन 36 आया, डिवाइड हो जाएगा 1/12। ये आंसर हो गया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 कह रहा सम लेट कर लेते हैं हम बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 और लेस देन 6। सही है ना। कह रहा है 6 और लेस, 6 और लेस कह रहा है। चल लेस देन 6 ही हुआ इसका मतलब। तो सम दोनों का सम दोनों पे आ जो है तो देखिए कितने आएंगे। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। 5 और 1 6 होता है, ये तो 7 हो जाएगा। ये और ये 3 और 1 3 2 3 3 4 1 4 2 5 1। इसको काउंट कीजिए 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोनों का सम 6 या उससे लेस आने के चांसेस जो है ना 15 है। इवेंट का आउटकम हो गया 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये आ गया 15, ये आ गया 36। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 12 3 ज़ा 36। ये आ गया आंसर आपके पास। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। लाजमी एक क्वेश्चन वो बी सेक्शन में देंगे और बहुत ही आसान है। 6 पॉइंट ये चैप्टर 6 है आपका। 6.123 6.123 तो परमुटेशन वगैरह है। सही मानों में स्टार्ट है एक्सरसाइज जो है ना 6.3 से। अगर आप 6.5 कर लें तो सी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं उसमें सारे, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप जाके देखिए, मैंने सारा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है इफ y ओवर 2 इक्वल टू 1/2 4। एक सीरीज गिवन है हमारे पास, हमने शो करना है 5y² प्लस 20y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो जो गिवन है वही लेंगे हम। इससे पहले जो ऊपर सवाल दिया हुआ है इसी टाइप का, उसमें इक्वल टू के इस तरफ कुछ नहीं दिया हुआ। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज के लिए हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना होता है, उससे कंपेयर करना होता है, फिर हम सम करते हैं। यहाँ पे तो लेफ्ट पे भी दिया हुआ है और राइट पे भी दिया हुआ है। और वो जो बाइनोमियल सीरीज लिखते हैं ना हम, उसका फर्स्ट टर्म 1 है। तो यहाँ पे जो सीरीज गिवन होती है उसकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, नहीं हो तो उसे ब्रेक करके 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तो लेफ्ट और राइट दोनों है। 1 लाने के लिए मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोथ साइड्स 1 ऐड कर दूंगा। तो मैं इसे कर रहा हूँ सॉल्व। y/2 1/2 इंटू 4/9 प्लस 1 इंटू 3 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 4/9 का क्यूब, और ये डॉट 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 चलता रहेगा। इस हम यहाँ लिख रहे हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 चाहिए मुझे फर्स्ट टर्म, बोथ साइड्स ऐड कर दें। 1 प्लस y/2 1 प्लस 1/2 इंटू 4/9 प्लस 1 इंटू 3 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू 5 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 4/9 की पावर 3 डॉट 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 चलता रहेगा। ये इसे हम 1 दे दें, ये 1 दे दें इसे। अब वो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको ओपन करेंगे तो पहली टर्म 1, दूसरी टर्म nx, तीसरी टर्म n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर। ये भी चलता रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें।
बस यहाँ से मसला सॉल्व हो जाएगा। कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 से 1 कैंसिल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एन एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। एन एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 4/9। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। एन एक्स इक्वल हो जाएगा 2/9। इसे हम दे दें 3। इसको स्क्वायर कर लें, ये काम आएगा हमारे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इसे। ये हो गया एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। इसे हमने दे दिया 4। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये टर्म आ गई n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा इसके 1 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल 4/9 का स्क्वायर। इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, बच गया n इंटू एन माइनस वन। ये बचा 1 इंटू 3 का मतलब 3 1 3, 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे 16/81, 4 4 का 16, सही है ना। ये 81 3 के टेबल में आ जाएगा 27, तो बच गया 4/27। इसे हमने दे दिया 5। अब हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ कि मैं इक्वेशन 5 को, ये एक्स स्क्वायर भी है इसके साथ, मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। 5 को 4 से डिवाइड कर दें। 5 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, 4 का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 5 का राइट हैंड साइड आया 4/27 और 4 का राइट हैंड साइड आया 4/81। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई एन। ये आ गया 4/27। इसको पलट देंगे तो 81/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल और ये 3 टाइम आएगा, तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 3। n वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n इक्वल टू n माइनस वन। एन को यहाँ ले आए, माइनस का हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2n इक्वल टू -1, और n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। इस n की वैल्यू को उठाकर हम 3 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 3, इक्वेशन 3 ये है हमारे पास, एन एक्स इज इक्वल टू 2/9। n की वैल्यू आ गई -1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 2/9। इसे वहाँ ले जाए, माइनस का 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/9। ये x की वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये हमने n और x की वैल्यू निकाल ली। अब कंपेयर किया हुआ है हमने, तो 1 + x की पावर n इक्वल हो गया इसके 1 + y/2 इक्वल हो गया 1 + x की पावर n। 1 x की वैल्यू आ गई -4/9, तो ये हो गया माइनस का 4, और n की वैल्यू आ गई -1/2। इसका एलसीएम ले लें 9, तो ये हो जाएगा 9 - 4, वैल्यू आ गई -1/2 y/2। ये आ गया, यहाँ एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा 2 + y। अच्छा, 9 में से 4 निकालेंगे 5/9। ये पावर दोनों पर है, 5 पर भी है -1/2, 9 पर भी है पावर -1/2। इसे पलट दें, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया y + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा y + 2 डिवाइडेड बाई 2। 1/2 का मतलब रूट, 9 का रूट निकालेंगे 3, और ये रूट में रहेगा, ठीक है जी। मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व करके ये लाना है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूँ और यहाँ करता हूँ। ये आ गया y + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3/√5। लिख दें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा y + 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 3/√5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/5। ठीक है जी। इस 5 को यहाँ ले आए, 4 को वहाँ ले जाएं, तो 5 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई 9। इसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। मल्टीप्लाई कर दें 5y स्क्वायर प्लस 20y, 5 4 ज़ा 20, 36 को यहाँ ले आए, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 20y, 36 में से 20 निकालेंगे -16, ये प्रूव हो गया हमारे पास। कह रहा है ना, देन शो डैट, शो हो गया हमारे पास 5y स्क्वायर प्लस 20y -6। तो ये चैप्टर नंबर जो है ना 7 का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना लीनियर प्रोग्रामिंग का, उस पर ग्राफ भी बनाकर रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी ग्राफ के हवाले से सिस्टम नहीं है, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा आपके लिए। तो मैं 9 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इवेल्युएट, हमने इसे इवेल्युएट करना है। इसके भी दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने सॉल्व कर दिया और वो अपलोड भी कर दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ये सवाल मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था, ये आदम जी के पेपर में भी था, मैंने वहां सॉल्व किया है इसे, cos 80। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे क्या सॉल्व करते हुए। इसमें एक टर्म 30 के डिफरेंस से है, एंगल हमारे पास 30 के डिफरेंस से होना चाहिए, 0, 30, 60, 90, 120 चलता रहेगा 150। तो ये 30 के डिफरेंस वाला एंगल है 60, यानी इस सीक्वेंस में आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, बच गए 3 टर्म। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है वो बाहर लिख देंगे। तो इसे मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, cos 20 इंटू cos 60 अलग कर देता हूँ, और इन दोनों को एक तरफ कर दे रहा हूँ, cos 40 इंटू cos 80। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये cos 20, ये आ गया cos 40 और cos 80। इसको फार्मूला बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 से डिवाइड कर दिए, ये तो पहले से है 1/2, यहाँ भी 2 लिखते हैं, ये आ गया 1/4। ये सारे फार्मूले मैंने ड्राइव करके डाले हुए हैं आपके लिए। 2 cos 40 cos 80, वहाँ जाकर देखिए आप, हमारे पास फार्मूला ये है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। इसका फार्मूला होता है हमारे पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos बल्कि प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, अप्लाई करें हम इस पर, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह 20, बीटा की सॉरी अल्फ़ा की जगह 40, बीटा की जगह 80 माइनस प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की जगह 40, बीटा की जगह 80। ये आ गया 1/4 cos 20, 40 प्लस 80 हो जाएगा 120, और 40 में से 80 माइनस करेंगे, माइनस का 40। हमारे पास एक फार्मूला और भी है, और वो फार्मूला ये है कि cos का एंगल अगर माइनस में हो तो हम उसे लिखते हैं cos थीटा। तो ये माइनस में cos थीटा लिख दें, 1/4। ये हो गया cos 20, cos 120 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा आपको -1/2, और ये हो गया cos 40। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी और इससे भी, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/8 cos 20, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 cos 20 cos 40।
ठीक है जी, इस पर दोबारा फार्मूला लगेगा। ये लिख लेते हैं हम इसे, -1/8 cos 20 -1/8 cos 20 प्लस 1/4, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल दें, cos 20 इंटू cos 40। दोबारा इसे फार्मूला बनाएंगे, 2 चाहिए, cos 20 1/8 cos 20, 2 चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -1/8 cos 20, ये हो जाएगा 1/8। फार्मूला लगाएं, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 20, बीटा की जगह 40, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 40, ये आ गया -1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 प्लस cos -20 बचेगा। इसको दोबारा प्लस में लिख देंगे, 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा cos 20। ये 1/8 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा, -1/8 cos 20, 1/8 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/60, 1/8 cos 20, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल, ये बच गया 1/16, ये आंसर हो गया। तो ये मैंने इससे पहले भी किया हुआ है, आदम जी के पेपर में ये क्वेश्चन मौजूद था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है और करके, कह रहा है कि ड्राइव साइन लॉ, हमने साइन लॉ ड्राइव करना है। सही है ना, और करके इसी में सवाल दिया हुआ है, कह रहा है ड्राइव साइन लॉ, ये सारे मैंने ड्राइव किए हुए हैं चैप्टर नंबर 10 में, साइन कोसाइन टेंजेंट लॉ सारे, कह रहा है ड्राइव साइन लॉ। साइन लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ये है, a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ठीक है जी, ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, लिखेंगे, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा मुझे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं। ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने एंगल बीटा, सी के सामने एंगल गैमा। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, सी टू एम। ठीक है जी, ये वाला एंगल हो जाएगा, देखें ये पूरा एंगल है, ये लिखा है मैंने अल्फा। अब ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल होता है 180, 180 को हम पाई कहते हैं। तो पाई में से ये निकाल देंगे हम, तो ये वाला एंगल बच जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो है ना, ये ट्राइंगल दोनों जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ये छोटा वाला भी और ये बड़ा वाला भी। तो ए के सामने वाले साइड को स्मॉल है, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। हम लिखेंगे कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, in which small a, small b and small c, in which and small c are the measures of the sides opposite to the angle alpha, beta and gamma, opposite to the angle अल्फा बीटा एंड गैमा। यही है ना हमारे पास, अल्फा के सामने वाले साइड को ए, बीटा के सामने वाले साइड को बी, गैमा के साइड वाले। फिर हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी टू एम,
सी से एम तक ऑन एक्स एक्सिस। अब ये ट्राइंगल बन गया, एक बन गया ट्राइंगल सी ए एम। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, सही है ना। एंगल ये है साइन, साइन लॉ निकाल रहे हैं तो साइन पाई माइनस एल्फा। साइन जो है ना, साइन पाई माइनस एल्फा, साइन साइन का रिलेशन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है सी एम और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ए सी, इस फिगर के मुताबिक। तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस एल्फा परपेंडिकुलर सी एम हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन पाई माइनस एल्फा यानी साइन 180 माइनस एल्फा, साइन एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, साइन एल्फा आ जाएगा। सी एम ए सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, बी पुट कर देंगे, सी एम की वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा बी साइन एल्फा, इसे हम दे दें 1। अब ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल सी बी एम, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी इस लाइन को मैं मिटा दूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। एंगल बीटा पर है बी, तो साइन बीटा, वही साइन का रिलेशन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वही है सी एम और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है बी सी, ये बी है, साइन बीटा सी एम, बी सी की वैल्यू दी हुई है स्मॉल ए, तो सी एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे ए साइन बीटा, सही है। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन और 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम इक्वेट कर लें इसे या कंपेयर कर लें, एक ही बात है। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इसका राइट हैंड साइड ये है बी साइन एल्फा इक्वल टू ए साइन बीटा, इसका राइट हैंड साइड ये है, सही है। इस अल्फा को यहाँ ले जाए, बीटा को यहाँ ले आए, बी ओवर साइन बीटा, ये हो जाएगा ए ओवर साइन एल्फा। अरेंज करके लिख दें, पहले लिख दें ए ओवर साइन एल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। थर्ड वाले के लिए सिमिलरली करके लिखेंगे, ए ओवर साइन एल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। प्रूव हो गया साइन लॉ, ठीक है जी। मैंने यहाँ ए और बी लिया है, तो ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा है। अगर हम यहाँ पे बी यहाँ पे सी लिख देंगे तो बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा आ जाएगा। जब मैं यहाँ बी लिखूंगा तो ये बीटा हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए कहते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी कहते हैं। ए के सामने जो एंगल बन रहा होता है उसे अल्फा, बी के सामने जो एंगल बन रहा होता है उसे बीटा और सी के सामने जो एंगल बन रहा होता है उसे गैमा कहते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 का और करके दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और करके दिया हुआ है ड्राइव साइन लॉ, सही है। 9 का एक पार्ट कर दिया मैंने पहले, अब ये दूसरा था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट मैंने कर दिया, 9 में और करके एक पार्ट और दिया हुआ, वो हम करते हैं। इस पार्ट में वो कह रहा है कि द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फिगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक साइड की लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर और एक साइड की लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री। उसका एक एंगल दिया हुआ है हमारे पास 36 डिग्री। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, उसका एक एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं 36 डिग्री। हमें कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, नाम रख दें यहाँ पे ए बी सी। पहले इस डायगोनल का लेंथ निकाल लें हम, फिर एक और डायगोनल ड्रॉ करेंगे, उसका लेंथ निकाल दिए। ये 35 है, इसका मतलब पैरेललोग्राम ऐसे फिगर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं। ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी।
तो हमारे पास फिगर बन गया ये। अगर हम इसे ट्राइंगल बनाएंगे तो इस तरह लेंगे फिगर। ये दिया हुआ है 36, यहाँ लिया हमने ए, ये लिया है बी, इसे हम सी ले लें। बी के सामने एंगल बीटा, ए के सामने एंगल अल्फा, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, ये इसी की वैल्यू निकालनी है। ये जो आया है ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी, गिवन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास गिवन में ए गिवन है 25 सेंटीमीटर, सी गिवन है 35 सेंटीमीटर, एंगल एक अल्फा गिवन है 36। फाइंड करना है हमें फिलहाल अभी इस वक्त बी। सही ना। अगर हम कोसाइन लॉ लगाना चाहें तो बीटा चाहिए, ये तो अल्फा दिया हुआ है। पैरेललोग्राम जो है ना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सारे फोर साइडेड फिगर हैं। और फोर साइडेड फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। किसी भी फोर साइडेड फिगर के तमाम एंगल का सम होता है 360 डिग्री। सही ना। जबकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। लेकिन किसी ट्राइंगल के दो एंगल का सम, किसी पैरेललोग्राम के दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी पैरेललोग्राम का पार्ट है ना ये, तो हम लिखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। अच्छा, अल्फा दिया हुआ है 36 प्लस बीटा 180, बीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 36, बीटा इक्वल हो जाएगा 144 डिग्री। तो ये एंगल आ गया बीटा 144 डिग्री। सही है। अब हम कोसाइन लॉ बड़ी आसानी से लगा लेंगे। बी निकालना है तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई कोसाइन लॉ। बी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 25, सी की वैल्यू गिवन है 35, ए की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 35, कॉस 144 डिग्री। ठीक है जी। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 35 का स्क्वायर करेंगे 1225, ये मल्टीप्लाई होगा। 50 को मल्टीप्लाई कर दें 35 से। ठीक है जी। तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 35, 2 यानी इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई बाई 35, ये आ गया हमारे पास 1750। और कॉस 144 की वैल्यू लिख दें। कॉस 144 माइनस में वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.809, तो ये हो जाएगा 625 प्लस 1225 माइनस का आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाई 1750, तो ये आ गया जी 1415.77। ये सारा ऐड कर दें इसमें। 625 प्लस 1225 प्लस 1415.77, ये आ गया हमारे पास 3265.77, 3265.77 बी स्क्वायर। सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट में आ जाएगा 3265.77, तो इसका रूट निकाल लें आंसर का, ये आ जाएगा 57.14 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया पहला। ठीक है जी। ये था ना, हमने कोसाइन लॉ अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ये सारा मैं सॉल्व कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट मैंने सॉल्व किया हुआ है। कॉस 144 की वैल्यू ये आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तीनों को ऐड किया, ये आ गया, इसका रूट निकाल लिया। अब हम ये वाला डायगोनल ले लेते हैं, तो अब ट्राइंगल ये बनेगा हमारे पास, फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है,
और इसे हम दोबारा सी ले लें वहाँ पे। ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है हमारे पास 36। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल है, ये डायगोनल है जो हमने ड्रॉ किया जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। तो हमारे पास यहाँ गिवन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी 25 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, अल्फ़ा ए के सामने एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 36 डिग्री। फाइंड करना है हमें ए। तो यहाँ मुझे कोई और एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ए की वैल्यू फाइंड कर लें, वही बाई कोसाइन लॉ। ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 25, सी की वैल्यू गिवन है 35, 2 25 इंटू 35 कॉस 36 डिग्री। 25 का स्क्वायर वही 625, 35 का स्क्वायर 1225 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1750, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 35 1750। ठीक है जी 1750। अच्छा कॉस 36 की वैल्यू निकाल लें, कॉस 36 ये वैल्यू आ गई 0.809, 0.809। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 625 प्लस 1225, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1415.77 ए स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके उसमें से ये माइनस कर दें 625 प्लस 1225 माइनस 1415.77। ये रिजल्ट आ गया आपके पास जो है ना 434.23, 434.23। ए की वैल्यू निकालेंगे रूट में ले लेंगे, तो इसका रूट निकालें हम आंसर का, ये आ गया हमारे पास 20.83। ये आंसर आ गया 70 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है जिसे हमने सॉल्व करना है। कह रहा सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मदद से एंगल की वैल्यू आती है। मैंने इससे पहले भी जो है ना मॉडल पेपर में सॉल्व किया था तो आपको बताया था, मैंने आदम जी वाले में भी सॉल्व किया तो आपको मैंने बताया कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी तो हमें कोशिश करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसी एक फॉर्म में आ जाए, या तो साइन में आ जाए, सारे साइन फॉर्म में आ जाए, या कॉस फॉर्म में आ जाए, या टेन फॉर्म में आ जाए। उसकी वजह यह है कि इक्वेशन एक है और अगर मैं वेरिएबल दो कर दूंगा, एक साइन एक कॉस कर दूंगा तो परेशानी हो जाएगी, फिर वैल्यू फाइंड नहीं होगी। एक इक्वेशन दो वेरिएबल वैल्यू फाइंड नहीं होती है हमारे पास। तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे 10 फॉर्म में, तो मैं इसे एक तरफ कर दूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसे चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, या अगर आप चाहें तो इसे मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। चूँकि ये वैल्यू रूट में दी हुई है इसलिए मिडिल टर्म ब्रेक करना ज़रा टिपिकल हो जाएगा, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए यहाँ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2√3 है, सी की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 10 की वैल्यू आएगी। फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी। बी की वैल्यू है माइनस 2√3 प्लस माइनस, बी की वैल्यू है 2√3 माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 3, ये हो जाएगा माइनस 2√3 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे 4√3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 3 का 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2√3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा माइनस 2√3, वो तो ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, ये बच जाएगा 6 टेंजेंट x। इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 3 का 6, ये आ गया माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3।
इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, वैसे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा इसका। ये लिखा हुआ है -√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 को 2 टाइम रूट में लिख दें, एक √3 से √3 कैंसिल, -1/√3 टेंजेंट एक्स, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1/√3। कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा -30, -30 को हम लिख देंगे π/6। ये आ गया एक एंगल। अब हमें निकालना है दूसरा एंगल। तो मैंने आपको बताया था वहाँ सॉल्व करते हुए कि अगर साइन का एक एंगल निकाल लें, दूसरा एंगल निकालना पड़ जाए तो हम पाई में से जो एंगल आया है उसको माइनस कर देंगे। कॉस का एक एंगल निकाल लें, दूसरा एंगल निकालना पड़ जाए तो 2 पाई में से माइनस करेंगे, फिक्स्ड है ये। और 10 का एक एंगल आ जाए, दूसरा एंगल निकालना पड़ जाए तो 3π/2 में से माइनस करेंगे, जो एंगल आया है वो माइनस माइनस प्लस π/6। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9π, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 10π डिवाइडेड बाई 6, 2 5 10, 2 3 6, 5π/3 आ गया। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट लिखने के लिए हमें एंगल को वेरीफाई करना पड़ेगा। जो एंगल वेरीफाई होगा वो रिजल्ट में लिखा जाएगा। तो अब पहला एंगल फॉर वेरिफिकेशन, हेडिंग डाल लें, पहला एंगल -π/6। सवाल उतार लें, सवाल ये दिया हुआ है 3 tan² x प्लस 2√3 tan x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। 3 टेंजेंट -π/6 स्क्वायर प्लस 2√3 टेंजेंट -π/6 इक्वल टू -1। ये आ गया टेंजेंट। टेंजेंट -30 की वैल्यू आ गई -1/√3 स्क्वायर 2√3, ये आ गया -1/√3 इक्वल टू -1। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट प्लस हो जाएगा, प्लस ये √3 से √3 कैंसिल, 2 × -1 इक्वल टू -1, 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया 1, ये बच गया -2 इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू -1 वेरीफाइड हो गया, यानी ये रिजल्ट में लिखा जाएगा। अब दूसरा एंगल वेरीफाई करें, एट x इज इक्वल टू 5π/3। दोबारा सवाल उठाएं, 3 tan² x प्लस 2√3 टेंजेंट x इक्वल टू -1। 3 tan x 5π/3 स्क्वायर प्लस 2√3 10 5π/3 इक्वल टू -1। 3 5π/3 का रिजल्ट निकालने कैलकुलेटर से डिग्री में कन्वर्ट करके, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 300। 300 की वैल्यू निकालेंगे, 300, ये आ गया -√3। (2√3 -√3 इक्वल टू -1। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 -1 9, और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 9 - 6 इक्वल टू -1, 3 इक्वल टू -1, जो कि इक्वल नहीं होता, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है जी, नॉट वेरीफाइड। तो हाँ, वेरीफाई ये हुआ एंगल, इसको आंसर में लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट में हम आंसर लिखेंगे -π/6, और 10 में चूंकि पाई का पीरियोडिक फंक्शन है लिहाजा इसमें n π ऐड करेंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। इसका एक पार्ट मैं कर चुका हूँ, और करके एक पार्ट और दिया हुआ है, और वो ये दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फंक्शन एक होना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो। यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन है, एक कॉज है और एक साइन है, और फंक्शन आपके पास जो है ना साइन कॉस 10 में से होना चाहिए, या तो सबको सारे फंक्शन को, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था 10 फॉर्म में ही दिया हुआ था, वहाँ मुझे उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें कॉस भी है और साइन भी है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। ये स्क्वायर फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, इसे सॉल्व करते हैं हम। साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल, ये बच गया, सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कॉस एक्स, 2 माइनस कॉस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, कॉस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। कॉस 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा एंगल निकालना है, 2 पाई में से जो एंगल आ गया वो माइनस कर दें, 3 पाई बाई 2। इसी तरह इसे ले लें, 2 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 2, -2 हो जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स है, ये -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स -2। यहाँ पे जो है ना हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसका अगर हम निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, लिहाजा इसका सेकेंड एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लेंगे वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझे रिजल्ट लिखना है तो वेरीफाइड रिजल्ट लिखना है, तो फॉर वेरिफिकेशन के लिए जो ना एट पहला एंगल ले लें, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सही है। ये यहाँ पुट करें सवाल में, 2 कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0, 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0 हो गया, 1 माइनस 1, वेरीफाई हो गया ये। एट 3 पाई बाई 2 पर, सही है ना, इस पर हम वेरीफाई करेंगे, तो 2 कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2, स्क्वायर है इसका, स्क्वायर फॉर्म में लिख दें, -1 इक्वल टू 0, कॉस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब हुआ 120, 3 पाई बाई 2, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2, 270 आ जाएगा, तो कॉस 270 की वैल्यू 0, साइन 270 नेगेटिव आएगा वैल्यू, साइन 270 -1, तो 0 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, -1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, सही है। अब थर्ड एंगल ले लें, जाहिर सी बात है मैं ये नहीं पुट कर सकता, मैं कॉस एक्स की जगह पुट कर दूँ, एक्स की जगह तो पुट करना होगा मुझे कॉस इनवर्स एक्स, तो अब मैं ये यहाँ पुट करने के बजाय यहाँ पुट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ साइन भी है कॉस भी है, साइन भी है और कॉस भी है, तो मैं यहाँ पुट करने के बाद इस जगह पुट करता हूँ, इसी को सॉल्व करके तो यहाँ तक पहुँचे हम, तो एट यहाँ दोनों कॉस हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों एंगल भी हम यहाँ पुट कर सकते थे, चूँकि ये दोनों एंगल फॉर्म में आ गए इसलिए मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया, 2 कॉस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 है,
तो ये हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, 0 इक्वल टू 0। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, तीनों वेरीफाई हो गए। आंसर लिखेंगे, पहला आंसर हमारे पास है सॉल्यूशन सेट पाई बाई 2, कॉस का एंगल था ये, तो 2n पाई ऐड करेंगे, 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, फिर उसके बाद कॉस x प्लस 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो गया हमारे पास। तो इस तरह मैंने जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर दिया। तो इससे पहले मैंने आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व किया था, अब मैंने ये सॉल्व कर दिया आपके लिए पीसी का। सही है ना, कंप्लीट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब इसके बाद आपके लिए जो है ना मैं सॉल्व करूँगा दिल्ली कॉलेज का पेपर मेरे पास है, और जो है ना डीजे कॉलेज का पेपर है। ये दोनों पेपर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। 4 पेपर बहुत होंगे, इन चारों पेपर से आप तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह पेपर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।